प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार। और इस बार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं आप सभी के फेवरेट श्री अजीत सिंह जी, जो आजकल उर्फ में नहीं लगाना चाहता, जो आजकल बाबा रामदास हैं और इसी नाम से जाने चाहिए। अभी वानप्रस्थी हो चुके हैं, पर आज की हमारी जो सारी चर्चा है, जो सारी बातचीत है, वो इनके एक दूसरे पैशन पे है जिससे इनका जीवन की शुरुआत हुई थी। वो है कुश्ती, और जिसके बारे में ये तमाम तरीके से इसके कुश्ती के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, कुश्ती से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं और यहाँ तक कि उसमें जो सफलताएं मिल रही हैं हमारे पहलवानों को, उस पर इनका डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो हियर वी आर, अजीत सिंह जी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत दिन बाद। थैंक यू, अच्छा लगा आप लखनऊ आए। सर, कुश्ती की बात हो रही है तो थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जी सर। और सबसे पहले तो सर ये शुरुआत करेंगे जनवरी 2023 से, जब एक बहुत बड़ी एलिगेशंस लगे WFI प्रेसिडेंट पर कि वित्तीय अनियमितताएं हैं, और कोच और बाकी सब लोग जो है लखनऊ के एकेडमी में इस तरीके की यौन शोषण के आरोप लगाए, और वो भी बहुत बड़े लेवल के पहलवानों ने लगाए जो कि सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी कुश्ती, भारतीय कुश्ती के। विनेश फोगाट जी हो गई, साक्षी मलिक जी हो गई, बजरंग पुनिया जी हो गए। तो क्या स्थिति है, व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब क्या स्टेटस क्या है अभी फ़िलहाल उन एलिगेशंस का? देखिए, वो जब ये ऐसे आरोप लगे थे और जंतर मंतर पे पहलवानों ने धरना दिया था, उससे ना कुश्ती जगत में नहीं, पूरे देश के खेल जगत में एक तहलका मच गया था और सरकार भी दबाव में आ गई थी, क्योंकि मुद्दा ही इतना संवेदनशील था और आखिर बेटियों का मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, तो सरकार भी दबाव में थी और पूरा नेशनल मीडिया, क्योंकि जंतर मंतर पे पहलवान जी लोग धरने पे बैठे थे जी, तो सरकार भी दबाव में थी। तो पहलवानों की डिमांड थी कि जांच बनती है। तब एक सरकार ने 2 जांच बिठाई थी, एक IOA ने जांच बिठाई थी और एक खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाती थी। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने स्वयं ही WFI के सभी क्रियाकलाप से 4 हफ्ते के लिए खुद को दूर कर लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस समय WFI के प्रेसिडेंट हैं जी, और उन्होंने खुद को थोड़ा सा, हमारे दर्शकों की मांग रहती है कि हमारी आवाज़ जो है उन तक नहीं पहुंचती, तो हम लोग थोड़ा सा और कस के आराम से जी, जैसे आपकी बुलंद आवाज़ है। हाँ, तो WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने 4 हफ्ते के लिए खुद को WFI की सभी एक्टिविटी से विड्रॉ कर लिया था। ठीक है कि आप ठीक है जांच करा लीजिए। तो तब ओवरसाइट कमेटी ने जांच की और समय उनको लगाता था कम है, तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा जी, और वो जांच पूरी होते होते फिर भी 3 महीने लग गए। और अब ऐसा सुनने में आया है कि ओवरसाइट कमेटी ने अपनी जांच खेल मंत्रालय को सौंप दी है, परंतु अभी तक खेल मंत्रालय ने उसको सार्वजनिक नहीं किया। चलिए, अच्छा, 1 मिनट। तो हुआ क्या कि इस बीच क्या हुआ कि 3 महीने हमारे कैलेंडर ईयर के खराब हो गए जी। ये आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि अब चूंकि क्या है कि ये तो कुछ चंद पहलवानों का मसला था, पर उससे क्या हज़ारों जो पहलवान हैं या जो हमारे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं या एक्टिविटी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके जीवन का क्या, व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, वो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है जिससे उनकी अपनी जो इस प्रक्रिया है कुश्ती की वो चलती रहे। सो मुझे लगता है कि आप अभी अयोध्या से होकर आए हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। जी। कृपया उसके बारे में बताएं हमें। देखिए, हुआ क्या ना कि जब WFI ने अपनी एक्टिविटीज़ बंद कर दी तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में तो नेशनल टीम ने पार्टिसिपेट किया, पर जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ थी ना वो सारी ठप पड़ गई थी। ओके। और देखिए, WFI एक साल में करीब 22 या 23 मेजर टूर्नामेंट्स कराता है। इसके अलावा सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, वो अलग होते हैं। 20-25 तो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। अब उन टूर्नामेंट से पहले सब स्टेट चैंपियनशिप होती हैं, उन स्टेट चैंपियनशिप से पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती हैं। तो अगर 20 नेशनल होने हैं तो 20 स्टेट चैंपियनशिप तो नहीं है, 20 डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप तो नहीं। सही। तो वो इतना वृहद एक्टिविटीज़ होती हैं और इतना टाइट शेड्यूल है कि अगर उसमें आप 1 हफ्ता भी आपका खराब हो जाए ना तो फिर आपको वो गड्ढमड हो जाता है आगे की। हाँ, तो फिर WFI ने कहा कि अब ठीक है, आपकी रिपोर्ट तो पता नहीं कब आएगी, और मैंने अपने आप को 4 हफ्ते के लिए ब्रेक दिया था ना। नाउ इट्स 3 मंथ्स, हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। और वो उन्होंने मंत्रालय को सूचित किया और नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा कर दी। तो हालांकि वो जो धरना देने वाले पहलवान थे, आंदोलन वाले, उन्होंने इस पर भी ऑब्जेक्शन किया, पर उन्होंने कहा नहीं,
हम आप तीन के लिए पूरे देश के पहलवानों की सारी एक्टिविटीज़ को, उनकी पूरी रेसलिंग की एक्टिविटीज़ को जी हम कब तक डिले करेंगे। Of course. तो उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप कराई एंड इट वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल टूर्नामेंट। मैं अभी वहाँ 3 दिन रह के आया हूँ। ओके कल शाम को वो 5 बजे ख़त्म हुआ टूर्नामेंट। और इतनी भीषण गर्मी, लू, जी कल का टेम्परेचर इट वाज ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज। जी इतनी गर्मी के बावजूद भी गजब का पार्टिसिपेशन था। और क्या मतलब वहाँ पे एक अंडर 17 का नेशनल चैंपियनशिप हुआ है जी इसके अलावा एक नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट ओके जो कि एलिगेशंस लगने के कारण बीच में रोक दिया गया था जनवरी में। उसमें सिर्फ फ्री स्टाइल हो गया था, ग्रेको रोमन और वुमेन रेसलिंग बाकी थी, ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट था। ओके उसको कंक्लूड किया और मैं तो 3 दिन कुश्तियाँ देखता रहा था। जी और क्या गजब की परफॉर्मेंस थी बच्चों की और क्या उत्साह था। बहुत सारे बच्चों से बात हुई और वो इस सदमे से उबर चुके हैं जी और रेसलिंग एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो गई हैं। ग्रेट अब इसी मई के महीने में फिर से एक अंडर 15 मैंने मुझे बताया गया कि एक अंडर 15 टूर्नामेंट जो है वो पुणे में हो रहा है, नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। इसी तरह अब तो शेड्यूल साल भर का बना हुआ है और वो सारे टूर्नामेंट्स इसी तरह चलते रहेंगे। तो सर मैं जैसे जब आपसे पिछली बार बात हुई तो आपने कहा कि अयोध्या में नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और ये मेरे लिए खुद के लिए एक सरप्राइजिंग बात थी। मैं लखनऊ में रहता हूँ, अयोध्या अक्सर आता जाता रहता हूँ और मुझे ये पता ही नहीं था कि वहाँ पर एक इस लेवल का ट्रेनिंग एकेडमी जो है ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा क्या उस ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताएंगे, क्या नाम है, कैसा सेटअप है, किसके द्वारा स्थापित किया है, हाउ इज़ इट? देखिए ये तो कल मैं जहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, मतलब आई डिडंट नहीं आपको गवर्नमेंट का है क्या ये? नहीं इट इज़ अ प्राइवेट सेटअप। ओके इट्स अ प्राइवेट सेटअप। ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो कि कुश्ती के अध्यक्ष हैं, ये वो उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके वो इनफैक्ट ही रन सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देयर नंदिनी नगर में। ओके वहाँ पर उनका एक नर्सिंग कॉलेज है, एक पीजी कॉलेज है। Great. तो वहाँ पर उन्होंने एक रेसलिंग एकेडमी की स्थापना की है एंड दे हैव गॉट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। मैं उनका रेसलिंग हॉल देख के आया और मैं देख के दंग रह गया। अच्छा मैंने कहा, और 4 मैट का शानदार, दे हैव गॉट अ स्विमिंग पूल देयर, दे हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास जिम देयर, बहुत बढ़िया बेहतरीन लश ग्रीन ग्राउंड है। दे हैव गॉट अ रशियन कोच देयर। ओके हाँ, एक बेलारूस का कोच वहाँ पे आके पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग दे रहा है और उसकी शायद 2-2.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं वो, एक कोच की सैलरी। इसके अलावा 4 कोच तो और है। और इस तपती धूप लू में उन्होंने एक पूरा परमानेंट शेड बना दिया ओपन एयर, जिसके अंदर 5 मैट्स लगाकर आप एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे वहाँ नेशनल चैंपियनशिप करा सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप उनके पास हमेशा तैयार रहता है। कितने लोग वहाँ पर एक साथ एक जगह एक समय में जो है ये चैंपियनशिप में पार्ट ले सकते हैं, या वहाँ पे वहाँ जो रेगुलर एक्टिविटीज़ आप जैसा बता रहे हैं ट्रेनिंग होती है जी, तो मैक्सिमम कितने लोगों के लिए है ये ट्रेनिंग? देखिए कोई भी नेशनल चैंपियनशिप होती है जी तो लगभग 1000 तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और 1000 पार्टिसिपेंट 1000 तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उन पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑन एन एवरेज एक पेरेंट गार्जियन या पार्टनर होता है। ये कोच या कुछ भी 2 लोग मान के चलें। टीम्स आती हैं, टीम्स के साथ ऑफिशियल्स आते हैं, उसके बाद टेक्निकल ऑफिशियल्स आते हैं, फेडरेशन के ऑफिशियल्स आते हैं। तो एट अ टाइम जब नंदिनी नगर में कोई नेशनल चैंपियनशिप हो रही होती तो 3 से लेके 5000 लोग नंदिनी नगर में मौजूद रहते हैं, उसी कैंपस में रुकते हैं, उसी कैंपस में खाना खाते हैं। और ये कोई पहली बार नेशनल चैंपियनशिप नंदिनी नगर में नहीं हुई है। जब ये नेशनल चैंपियनशिप डिक्लेयर हुई तो विनेश फोगाट जी ने और बजरंग पुनिया जी ने इसका ऑब्जेक्शन लिया कि वहाँ पे क्यों हो रही है। अरे भैया, इंडिया में सिर्फ एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप 3 दिन के नोटिस पर नेशनल चैंपियनशिप करा सकते हैं। एक आपको में ताज्जुब होगा कि एक नेशनल चैंपियनशिप कराने का खर्चा औसतन 40-50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक आता है। अब अगर किसी आयोजक को आप बोल दें कि 10 दिन के अंदर तुमको नेशनल चैंपियनशिप करानी, तो कोई भी हाथ खड़ा कर देगा। और चूंकि ये इतना खर्चीला आयोजन होता है तो इसलिए कोई भी स्टेट एसोसिएशन ये इतना बड़ा खर्च, अरे भैया हाथी पालने जैसा हो गया ना, बिल्कुल, तो कोई तैयार नहीं होता था। तो आज से 12 साल पहले जब ब्रजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि यार नेशनल चैंपियनशिप तो कोई कराना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कराएंगे।
और आपको मालूम है पिछले 12 सालों में कम से कम 100 से ज़्यादा नेशनल चैंपियनशिप्स नंदिनी नगर में हो चुकी हैं। मतलब और एक नेशनल चैंपियनशिप कराने में न्यूनतम 50 लाख नहीं तो 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। और ये क्या, ये खर्च सरकार की तरफ से होता नहीं, है? सरकार तो मुश्किल से 5-10 लाख रुपए ग्रांट देती है। मुश्किल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो मैं पूछ के आपको बताऊंगा कभी। जी, आई थिंक ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल्स फर्स्ट। नो, इट इज व्हाई नॉट। आई वाज कमिंग टू अनदर थिंग। मैं दूसरी बात पे आ रहा था कि ये फाइनेंशियल्स तो मैटर करते हैं कि आप इंडिविजुअल चैंपियनशिप्स करवाते हैं, पर वो 1 करोड़ खर्चा करने के लिए जो आपने बताया 3000 से 5000 लोग एक जगह रह सकते हैं, टिक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एक ही कैंपस के अंदर रह सकते हैं, इसको सुन के तो मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई कि जो हॉस्टल में हम लोग रहते थे, ये कुछ उस प्रकार का पूरा एक फुल फ्लेश सेटअप है। बिल्कुल। और उस अपने एक सेटअप को क्रिएट करने का जो फाइनेंशियल्स है वो कहीं बहुत ज़्यादा। हाँ देखिए, वो तो मैंने बोला ना। और मैं जो है अब ये कहना चाहूँगा कि वुड वेरी मच लाइक टू विजिट दिस प्लेस। बिल्कुल, 2 घंटे की दूरी पे लखनऊ से। हाँ, और मैं जाऊँगा। मैं असल में क्या है ना अपने कि दे हैव गॉट ह्यूज कैंपस जहाँ पे एक पीजी कॉलेज का पूरा सेटअप है, उसके बगल में एक नर्सिंग कॉलेज है, उसके बाद में एक प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है, उसके बगल में एक और कॉलेज है। तो ये 4-5 कॉलेज कॉम्प्लेक्स हैं। उसके बाद फिर रेसलिंग एकेडमी है जी। तो क्या होता है कि मान लीजिए 2 दिन तक टूर्नामेंट हो रहा है, 3 दिन, तो भाई उसमें एक सैटरडे संडे कोई बीच में आ जाता है। तो रूम्स खाली करा लिए, हॉस्टल खाली करा लिए, उनमें बच्चों की रहने की व्यवस्था हो जाती है, टॉयलेट्स बाथरूम बने हुए हैं, और नेताजी जो है वो मतलब फुल फ्लेज एक प्रॉपर सेटअप है जो साल भर भी इस्तेमाल हो सकता है, और विच इज सेल्फ सफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। वंडरफुल, ग्रेट। दूसरा सर ये कि चलिए ये मैं देखना भी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अपने व्यूवर्स को हम इस एकेडमी का एक कोशिश करेंगे कि हम अगर कुछ वहाँ के विजुअल्स हमें मिल सकें। हाँ, मैं अगली बार हम एक प्रॉपर जो है हम आपसे भी वो विजुअल शेयर करेंगे कि अयोध्या नगरी में इस प्रकार का एक बेहतरीन खेलों के लिए नेशनल चैम्पियनशिप क्रिएट करने का पूरा आयोजन किया जा रहा है, हो रहा है। और शायद बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर अब है तो अच्छी बात है। दैट्स अ गुड थिंग, वन शुड विजिट दैट प्लेस। अपने बच्चों को भी लेके जाइए, थोड़ा सा उनको नहीं, भी। मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। अभी पीछे क्या हुआ कि जब ये पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगाए ना, तो मीडिया ने बहुत ही गंदा रोल प्ले किया, और वो देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट ब्रजभूषण शरण सिंह। भाई सारी दुनिया को ये बताया गया कि बाहुबली हैं, तानाशाह हैं, एक मिनट, ये है वो है वो है, तो सारी दुनिया को ये तो पता लग गया कि भाई ब्रजभूषण सिंह जो है बाहुबली और तानाशाही करते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं और रेसलिंग फेडरेशन वैसे चलाते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना परसों नंदिनी नगर, तो जब मैंने वो सेटअप देखा, और वो जो उन्होंने सिर्फ कुश्तियाँ कराने के लिए जो हॉल बनाया है, इट इज़ एन ओपन एयर हॉल, कवर्ड, साइडों से खुला है, ऊपर से कवर्ड है। उस हॉल की लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आई। इट वॉज ब्रांड न्यू फैसिलिटी। वहाँ पे रूम्स बने हुए हैं और कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है, उसके बाद 5 मैट लग सके इतना लंबा हॉल है, और उसके ऊपर वो जो आजकल रेलवे स्टेशन पे है ना, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर की तरह बड़ा पंखा होता है, जो एरिया में बताएं, क्योंकि 5 मैट हो सकता है, कम से कम 5000 लोग वहाँ कुर्सियाँ डाल के एट ए टाइम बैठ सकते हैं। समझ लीजिए कि 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स का वो कवर्ड एरिया, उसके अगल बगल में दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। वंडरफुल। और उसके ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर नुमा जो बड़े वाले पंखे आए हैं आजकल, वो वाले पंखे लगे हैं। तो मैंने बोला कि लोगों को ये भी तो पता लगना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह जी ने कुश्ती के लिए कुछ किया तो सही, इतना बड़ा हॉल भी बनवाया है, अपनी जेब से 1.25 करोड़ रुपए खर्चे हैं। तो मैंने बोला कि वी शुड शोकेस दिस। हाँ, सारी दुनिया को ये तो पता लग गया। हाँ, नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पब्लिसिटी, बट ऑल्सो कि इफ पीपल कम टू नो, इफ समबडी इज डूइंग गुड, वो तो पता चलना चाहिए। तो ये देश दुनिया को ये भी तो पता चले। सर उस फैसिलिटी का, जैसे मैं जब पहली बार मैंने आपसे सुना कि इतनी बढ़िया एकेडमी है, सेटअप है, ये है वो है, तो मैंने सोचा कि मेरे भांजे हैं 10-11 साल के हैं, एक बार ले चल के मैं उनको भी दिखाऊं कि चलो ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, सो चल रही है, प्लस
उनको भी एक थोड़ा सा फील हो कि हाँ एक अच्छी जगह है, एक बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर है, कुछ है, एक दो दिन अगर वहाँ रुक के कुछ इस प्रकार का हो कि उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, जैसे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, व्हाई नॉट दिस एज वेल। तो पहला मेरा थॉट यही आया। तो अगर लोग जानते हैं कि इस प्रकार की कुछ फैसिलिटी है आसपास में, तो लोग प्रोडक्टिवली भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश या उसको जानने समझने की भी कोशिश करेंगे। इट्स गुड फॉर द पीपल एज वेल। तो मैं ये भी एक है, और जिसने किया है, जिसने अच्छा काम किया, जाहिर सी बात उसको पता तो होना चाहिए। दूसरा, आपने मीडिया की बात की, तो सर मीडिया का एक ही काम है इस वक्त कि किसी प्रकार ये इनके इन प्रकार है नेगेटिव चीज़ दिखाना। नहीं सर, नेगेटिव तो ठीक है, नेगेटिव में क्या दिखाना है, कौन सा नेगेटिव नहीं दिखाना है, कौन सा नेगेटिव दिखाना है। यूपी को माफिया राज और यूपी को, उत्तर प्रदेश को गुंडे बाहुबलियों का जो है, उनको बस एक ये टर्म मिल रहा है कहीं से। पंजाब में कितना बड़ा जंगल राज चल रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में कितना बड़ा जंगल राज चल रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और बाकी अन्य प्रदेशों में क्या क्या हो रहा है, राजस्थान में, बंगाल में रामनवमी पे दंगे हो रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स ओके, दैट्स होता रहता है। यूपी में एक माफिया मिल गया, उत्तर प्रदेश को माफिया स्टेट घोषित करने का ये एक उनकी लाइन चल रही है, इसमें जो भी फिट बैठ जाए, ठीक है। तो काम नहीं देखना है कि काम क्या हो रहा है, फिर कहते हैं कि लोग उन पे विश्वास क्यों नहीं करते। खैर दैट्स अनदर मैटर, दैट विल बी अनदर डिस्कशन। सो दिस इज़ अननेसेसरी कि अच्छी चीज़ नहीं दिखानी है और गंद को थोड़ा सा पकड़ के एम्पलीफाई कर देना है, एग्जेजरेट कर देना है। दूसरा सर ये कह रहा था कि एक इतना बड़ा सेटअप है, बहुत अच्छी बात है। आगे आप क्या देखते हैं कि अब जैसे क्या कुश्ती अपनी इन जो एक इतनी दुर्घटनाएं हो गई, इससे क्या आगे बढ़ के, चूँकि अब हर ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल हमारे यहाँ से आ रहे थे, रेसलिंग में आ रहे थे, रेसलिंग में आ रहे थे, रेसलिंग में परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रही है, तो क्या कुश्ती, रेसलिंग, इंडियन रेसलिंग इन घटनाओं को पीछे छोड़ के आगे बढ़ के वापस से क्या अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएगी कमिंग ओलंपिक्स में, जो कि 2 साल बाद ही होने वाले हैं? सर्टनली विल डू बेटर। मुझे मैं आपको बताऊँ, अब की बार जो मैंने कैडेट नेशनल चैम्पियनशिप देख के आ रहा हूँ मैं, तो इनफैक्ट मुझे आई वॉज सरप्राइज्ड कि द बॉयज़ आर रियली डूइंग वेरी वेल। और ऑल ओवर द कंट्री जो हमारी कोचिंग एकेडमीज़ हैं, जो हमारे कोचेस हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, नो डाउट अबाउट इट। ग्रेट। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त हमारी जो हमारी फर्स्ट लाइन है रेसलर्स की, जो इस वक्त ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बाद जो हमारी जो टीम स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास हर वजन में आज का जो चैंपियन है, नेशनल चैंपियन, उसको हराने वाले, कभी भी नेट पे हरा सकने वाले हर वजन में कम से कम 4 लड़के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज बजरंग पुनिया है, वो भाई अपने वजन के बेताज बादशाह हैं, पर आज उनकी बादशाहत को चैलेंज करने वाले उनके वजन में कम से कम 4 लड़के हैं जो उनको कभी भी पटखनी दे देंगे। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक। हर वजन में आज जो नेशनल चैंपियन है, वो अगले दिन आप कुश्ती करा लीजिए, वो जीत जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। दिस गोज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन कैटेगरी, एवरी कैटेगरी। नंबर 1। नंबर 2, देखिए कुश्ती को ना, जो कुश्ती की जो इमेज है, उसको पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पब्लिक में इमेज को बहुत धक्का पहुंचा है। सबसे पहले तो सुशील कुमार जी वाली घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि रोहतक में एक अखाड़े में गोली कांड हो गया, जिसमें एक कोच ने 5-6 हत्याएं कर दी। उसके बाद कुछ ऐसे और घटनाएं हो गई। तो इसके बाद ये जंतर मंतर पे जो एलिगेशंस लग गए और धरना हो गया। इससे क्या है कि कुश्ती की इमेज बहुत ख़राब हुई, और इस इमेज को वापस, इस डैमेज को वापस दूर करना पड़ेगा। और कल हम लोग बैठ के ना एक पैनल डिस्कशन हो रहा था नंदिनी नगर में, तो मैंने एक बात कही। मैंने कहा देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि कुश्ती और कबड्डी जैसे गेम्स पे ना, इस पे गरीब आदमी का स्पोर्ट्स, गरीब आदमी का बच्चा पहलवानी करता है, और अमीर आदमी का बच्चा वो टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है ना।
तो पोलो खेलता है, घुड़सवारी करता है, शूटिंग करता है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पर गरीब आदमी का बच्चा पहलवान है। मैंने कहा एक तो ना इस पे जो ये गरीब आदमी का जो टैग लगा हुआ है ना, इसको हटाना। यूरोप में तो ऐसा नहीं, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है ना। अमेरिका में तो डॉक्टर्स के बच्चे भी पहलवानी करते हैं, और हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग भी पहलवानी करते थे सर। तो ये हाँ, हमारे यहाँ पहले राज परिवार पहलवानी करता था। भारत की परंपरा तो ये है कि जो भारत का कुलीन वर्ग था ना, वो पहलवानी करता था, वो अखाड़े में उतरता था। राजा का बेटा पहली राज्य का सबसे तगड़ा पहलवान होता था। सबसे पहले ट्रेनिंग उसकी फिजिकल में पहलवानी नहीं होती थी। जो फिजिकली तगड़ा नहीं है, जो तगड़ा मल्ल नहीं है, वो काहे का राजा है ना। तो आखिर इस पे जो ये जो गरीब आदमी का टैग लगा हुआ, और दिस इज अ पब्लिक परसेप्शन। एक तो मैंने कहा ये जो पब्लिक परसेप्शन है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी क्या है कि ब्रजभूषण शरणजीत सिंह जी के 3 कार्यकाल पूरे हो गए, तो अब अभी इस मई में जो है नेक्स्ट वीक नया चुनाव होने वाला है। तो मैंने कहा उसमें एक नई टीम WFI में टेक ओवर करेगी, और ब्रजभूषण सिंह जी जो है वो अब पितामह की भूमिका में, पेट्रन की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएंगे। और देखिए इस आदमी ने इतना काम किया है ना रेसलिंग के लिए, मैं तो कहता हूँ लोगों को देखना चाहिए। एंड देयर इज अ नीड टू शोकेस हिज वर्क। सर मैं अच्छा एक मिनट, लेट मी प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने कहा जो नई टीम आएगी, तो जो नई टीम आने, जो हमारे जो नया यंग ब्लड आ रहा है WFI में, हम लोग उनसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा देखिए आप लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि आपको रेसलिंग की इमेज में जो डेंट लगा है ना, वी विल हैव टू रिपेयर इट। हमको सबसे पहले तो अपनी इमेज बिल्डिंग और रेसलिंग को अपनी ब्रांडिंग देश में करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो अवधारणाएं हैं कुश्ती के बारे में, तो उसके लिए हमने वो एक बड़ा बृहद प्लान बनाया है। WFI ने रेसलिंग टीवी के नाम से एक टीवी चैनल शुरू किया है। अभी वो शुरू में तो YouTube पे आएगा, उसके बाद हम उसको एक फुल फ्लेश टीवी चैनल के रूप में भी वांट टू डेवलप इट। वंडरफुल। और उसमें हमारा जो मेन उद्देश्य होगा कि वी विल बी डेवलपिंग रेसलिंग, द स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग एज अ ब्रांड। सोसाइटी में हमको रेसलिंग की ब्रांडिंग करनी है, जिससे सोसाइटी का जो एलीट क्लास है ना, वो रेसलिंग को नॉट ओनली एज अ स्पोर्ट, मेडल जीतना नहीं, जैसे हम लोग आप डिस्कस कर रहे थे, रेसलिंग शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल, इट शुड बी अ, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन शैली के रूप में। सर मैं इस पे चूँकि पहली बात, मैं 2-3 बातें एक साथ करूँगा। जो हमारी बात हो रही थी कि पहला ये, जैसे आपने बताया राजा के लड़के कुश्ती करते थे, पहलवानी करते थे, मुझे याद है महाभारत में जब कृष्ण भगवान सबसे पहले बचपन में तो जो उन्होंने चमत्कार किए सो किए, पर जब कंस के यहाँ गए पहुँचे तो सबसे पहला जो उनका चैलेंज था, जो उन्होंने पार किया था, वो था मल्ल युद्ध। कंस के सबसे बड़े पहलवानों को उन्होंने, और श्री भगवान बलराम जी ने, तो उन्होंने पटकनी दिया मल्ल युद्ध। और वो बहुत बड़े ज्ञाता थे मल्ल युद्ध के कृष्ण, तभी उन्होंने भीम को भी बताया कि जरासंध को कैसे करना है। मल्ल युद्ध वॉज 1-on-1 का सबसे बड़ा कि भैया, इसीलिए भीम सबसे बड़े योद्धा माने गए ना, सबसे बड़े योद्धा। और नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं सब पारंगत थे। जी स्वयं लड़ा उन्होंने, कंस के पहलवानों को उन्होंने सुदर्शन चक्र मार के, या खैर तब तक तो नहीं मिला था उनको, या किसी चमत्कार से नहीं मारा, मल्ल युद्ध में मारा, मल्ल युद्ध में प्राप्त किया, फुल फिजिकल फोर्स से मारा। खैर, तो इट मीन्स कि इट वॉज अ वेरी क्या बोलते हैं, एस्पिरेशनल वे ऑफ लाइफ। इट वॉज इनकलकेटेड, इट वॉज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दूसरा जो आप, इट वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। ओके, जो अब मैं उसमें आ रहा हूँ, जैसे कि बात फिटनेस की आती है आज के डेट में, तो फिटनेस के नाम पे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा किसी को फिट होने का अगर शौक चल रहा है जीवन में कभी, तो एक आदमी क्या करता है, या जो लोग फिटनेस के प्रति थोड़े से वो भी होते हैं, फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, या नॉट फ्रीक्स बट फिटनेस के प्रति थोड़े से समर्पित होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, कमिटेड होते हैं, तो वो लोग सबसे पहले जिम जाना शुरू करते हैं, या रनिंग शुरू करते हैं, साइकिलिंग शुरू करते हैं। कोई थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसमें किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग या इस तरीके की चीज़ें, एक्टिविटीज़ में, या फिर जुम्बा या योगा या इस तरीके का
पर मुझे लगता है कि रेसलिंग अपने आप में फिटनेस का बहुत बड़ा प्रतीक हो सकती है, बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है, और इसको करने के लिए कोई बहुत बड़े सेटअप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी भी ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर रेसलिंग के बेसिक टेक्निक्स अपने डेली लाइफ में डेली कर लीजिए, या किसी मुझे लगता है जिम में लोगों को या स्कूलों में इट शुड बिकम अ पार्ट कि रेसलिंग इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम इट शुड बी भैया। फिटनेस का इससे प्रोडक्टिव तरीका, इससे नेचुरल तरीका। बाकी सारी चीज़ों में क्या होता है कि बहुत सारे अननेचुरल प्रोसेसेस घुस जाते हैं, या एक सिंगल मसल पे काम हो रहा है, कंपोजिट एक्सरसाइज नहीं होती, बिकॉज रेसलिंग और बीइंग इन अ फाइट इट इटसेल्फ डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी को उतना पूरा रेडी होना चाहिए कि आप अगर 2 मिनट 3 मिनट किसी से जस्ट वन ऑन वन अगर कर रहे हैं, तो ये बॉडी शुड हैव दैट स्टैमिना। पसीना निकल जाता है सर, पसीना नहीं सर, 3 मिनट में इतनी लंबी जीभ निकल जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेमिना का अगर कोई आपकी बॉडी को दे सकता है, तो आई थिंक दैट्स कंप्लीट फिटनेस, यस, एंड दैट इज द फिटनेस दैट इज रिक्वायर्ड। तो स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉर क्या बोलते हैं, टू हैव अ लाइफ, मतलब फिटनेस। और रेसलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई गेस वन शुड हैव। दूसरा सर ये बात थी, और अब रेसलिंग टीवी के बारे में एक लाइन और ऐड मैं उसी में आ रहा तो हम लोग विजन क्या है, और रेसलिंग टीवी का विजन ये है कि हमें रेसलिंग को घर घर पहुंचाना है। तो रेसलिंग के बारे में जागरूकता, आम जनता कुश्ती क्या है इसको जाने, और सबसे पहले तो जो इमेज का जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना, रेसलिंग की इमेज को वापस ठीक करना, और रेसलिंग के बारे में आम दर्शक को बताना। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनमानस में है कहीं ना कहीं। हाँ, आप जरा सा प्रयास करेंगे वो अडॉप्ट कर लेगा, झट से अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अभी भी परंपराएं, अखाड़े, गांव देहात में दंगल वंगल ये सब होता ही रहता है। तो रेसलिंग एज ए स्पोर्ट्स को देश की आम जनता तक पहुंचाना, घर घर के ड्राइंग रूम में कुश्ती को पहुंचाना, नॉट ओनली बाउट्स, भाई हमारे इतने गौरवशाली इतिहास रहा है कुश्ती का, उससे लोगों को परिचित कराना। हमारे इतने एक से एक बड़े अचीवर रेसलर्स रहे हैं, हमारे यहाँ एक से एक शानदार रेसलिंग एकेडमीज चल रही हैं, हमारे एक से एक बड़े डेडिकेटेड कोच हैं, हमारे द्रोणेश्वर बॉडीज हैं, हमारे पास एक से एक डेकोरेटेड पुराने रेसलर्स हैं, ऐसे पुराने भोले बेहतरीन रेसलर्स हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। उनके अचीवमेंट्स को पब्लिक को याद दिलाना, जहाँ आप ये हमारे अर्जुन अवार्डीज को पब्लिक के सामने लेके आना, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डीज को पब्लिक के सामने लेके आना। अच्छा, रेसलिंग फेडरेशन आगे फ्यूचर में क्या काम कर रही है उस काम को शोकेस करना, नई एजुकेशन पॉलिसी में, स्पोर्ट्स में। मैं इसमें ये कहूँगा सर जी कि जैसे आपने कहा कि इसको घर घर तक लेके जाना है, तो मुझे ये भी है कि कहाँ से उठाना है, क्योंकि अभी जो एक जनरल परसेप्शन है पब्लिक के मन में कि इट इज़ अ वेरी स्टेट सेंट्रिक स्पोर्ट्स की, हरियाणा से ही निकलेंगे नहीं तो और कहीं से कुछ होता हुआ दिखता भी नहीं है। या जैसे पंजाब पहले एक समय में स्पोर्ट्स का था, अब तो वहाँ कुछ बहुत खास प्लेयर्स नहीं निकलते हैं। तो ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए ना, मतलब नहीं, पब्लिक के लिए ये आपकी इस नेशनल चैंपियनशिप में चूंकि अंडर 17 बच्चे आए थे, तो मैंने देखा कि तेलंगाना के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन मणिपुर। मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में एक जिला है मैसूर के पास, एक एरिया है, वहाँ पे आज से कुछ करीब 100-150 साल पहले अफ्रीका मूल के कुछ लोग आके बस गए थे। तो वो दे आर ओरिजिनल अफ्रीकन पीपल, उनके बालों से, उनके शरीर से तो उनसे हमने बात की, तो वो क्या प्यारी शुद्ध हिंदी बोल रहे और कन्नड़ बोल रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि बेटा आप लोग, तो कहते हम लोग भी वी आर कन्नड़ पीपल, और हमारे फोरफादर्स अफ्रीका से आए थे। और आपको तो मालूम है जी, ये जो रेस है ये कितनी जीवट वाली रेस है, इनके तो डीएनए में ही स्पोर्ट्स है। तो ऐसे उन एरियाज में रेसलिंग का प्रचार प्रसार वंडरफुल। ये हम लोगों ने WFI की कल एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने जीवट वाले और कितने मजबूत होते हैं, वहाँ पे रेसलिंग का प्रचार प्रसार बहुत कम है सर। और हालांकि अब हो रहा है, मणिपुर गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल।
लाइक दे आर डूइंग वेरी वेल इन अदर स्पोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग में तो वो बेताज बादशाह है, पर रेसलिंग का उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था। तो अब नई फेडरेशन जो है या जो नई टीम आ रही है, ये इन एरियाज में रेसलिंग को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और ब्रजभूषण शरण जी ने इस एरिया में बहुत काम किया है। सर मैं बताऊं, मैं जब कुछ सालों पहले तक हम लोग का जो बेसिक परसेप्शन, मैं एकदम लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ, कि बीसीसीआई छोड़ के बाकी जो भारत के कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, दे आर द डेन ऑफ करप्शन। वहाँ सर और जो पैसा सब डकार लिया जाता है, होना हवाना कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होना है। बट अब जो हम एक वापस से चेंज देख रहे हैं कि एवरी फेडरेशन, नॉट मतलब आई डोंट नो अबाउट अ लॉट ऑफ फेडरेशन, बट अब आपके माध्यम से रेसलिंग फेडरेशन के बारे में पता चल रहा है कि नाउ पीपल आर नॉट दे आर कमिटेड टू द स्पोर्ट, जिसके वो अध्यक्ष हैं उस स्पोर्ट्स के प्रति कमिटेड हैं। तो और उस हिसाब से बच्चों में रिजल्ट भी दिख रहा है। जी, अभी आपने एक टर्म किया ना कि बाकी लोग तो सिर्फ पैसा लूटने के लिए फेडरेशन में आ रहे हैं। जी, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ कि एक आदमी ऐसा है जिसने अपनी जेब का 20-30 करोड़ रुपया उस स्पोर्ट्स फेडरेशन का अध्यक्ष होने के बाद 20-30 करोड़ रुपया अपनी जेब से उस गेम में लगा दिया, और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। कोई ऐसा ओलंपिक नहीं है जिसमें रेसलिंग का मेडल आ रहा हो। तो अपना कर्तव्य मान के आदमी कर रहा है। और देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान में सिर्फ एक स्पोर्ट्स है जहां आप गारंटी ले सकते हैं कि और किसी गेम का मेडल आएगा कि नहीं आएगा, यू कैन नॉट बी श्योर। रेसलिंग में जरूर आएगा, ये मैं आज गारंटी लेता हूँ। तो ये ब्रजभूषण सिंह जी की जो लीडरशिप रही है ना WFI की, उसका नतीजा है। और आप बता रहे हैं पिछले 12 साल से हो रहा है, और पिछले 12 साल में ही और मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि जो अगली जो टीम आ रही है ना, वो उससे भी ज्यादा डायनेमिक होगी। और वी हैव गॉट सच अ वेटरन, मतलब एंड वी हैव टू डोमिनेट द वर्ल्ड स्पोर्ट, यस ऑफ कोर्स, इन एवरी कैटेगरी, एंड विल डू इट, वंडरफुल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड देन इट गोज टू टीम स्पोर्ट्स, ऑफ कोर्स। जी, तो सर बड़ा अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके, जानकारी लेकर। और मैं और आप बिल्कुल हम चाहेंगे कि एक बार नंदिनी नगर चलें, देखें, समझें हो क्या रहा है आसपास, थोड़ा इन कॉन्कॉक्टेड कैपिटल सिटीज से बाहर निकलें, बाकी के भारत को भी देखें हो क्या रहा है, समझें, जानें। और ये सबके लिए ज़रूरी है। घूमने के लिए सिर्फ पहाड़ और समंदर नहीं है, हमारी नदियाँ भी हैं, सरयू किनारे जाइए, देखिए, समझिए, बहुत अच्छे सुंदर समय व्यतीत करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग व्यूअर्स, और हम अन्य और वीडियोस के साथ आपके साथ हमेशा आते रहेंगे। अभी अजीत सिंह जी आज हमारे लखनऊ स्टूडियो में हैं, हम इनके साथ अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा फिर से नमस्कार। अजीत जी थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।